प्रणाम। नमो नमो। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूर्य जी महाराजा विरचित यह जीवो विचार प्रकरण, इसमें संसारी जीवों के 563 भेद बताए जाएंगे। इसकी पहली गाथा थी भुवन पैवम वीरम नमियोण भणामि अबूह बोहत्थम जीव स्वरूपम किंचीवी जह भणियम बुब्ब सूर्य। और यह गाथा में मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, ये 5 की व्याख्या, ये 5 के प्रकार और इस 5 का महत्व बताया। दूसरी गाथा में विषय शुरू करते हुए बताया जीवा मुक्ता संसारीणो य तस थावराय संसारी पुढवी जल जलवाऊ वनस्सई थावरैनिया। इस गाथा में जीवों के मुख्य 2 प्रकार बताए, पहले मुक्त और संसारी, और दोनों की व्याख्या बताई। बाद में संसारी जीवों की बात यहां मुख्य करनी है, इसलिए संसारी जीवों के मुख्य 2 भेद बताए, त्रस और स्थावर, और त्रस और स्थावर की व्याख्या बताई। बाद में संसारी जीव में तो स्थावर से उनके भेद कम है, इसलिए पहले स्थावर यानी एक इंद्रिय स्थावर के भेद बताए। मुख्य 5 पृथ्वी, अप, तेवु, वायु और वनस्पति, यानी पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवुकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये 5 भेद बताए। उस 5 की व्याख्या बताई और उस 5 के विस्तार से भेद बताते 22 भेद हुए, जो 11वीं गाथा तक 22 भेद बताएंगे। पृथ्वी के 4, अप के 4 यानी जल के 4, जलन यानी अग्नि के 4, वायु के 4, वनस्पति में साधारण वनस्पति के 4 और प्रत्येक वनस्पति के 2, ऐसे 22 भेद होते हैं। और वो 22 भेद कौन से? तो पृथ्वी का के 4 भेद, तो सूक्ष्म बादर, पर्याप्ता अपर्याप्ता, यानी सूक्ष्म पृथ्वी का है पर्याप्ता, बादर पृथ्वी का है पर्याप्ता, सूक्ष्म पृथ्वी का है अपर्याप्ता, बादर पृथ्वी का है अपर्याप्ता, ऐसे सबके 4-4 भेद होते हैं। ये 22 भेद बताए। इस 22 भेद में सबसे पहले बताया कि पृथ्वी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की बात करते हुए कहा गया जिस जीव का शरीर पृथ्वी के स्वरूप में है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। और पृथ्वी नाम सुनते हमें लगता है मिट्टी, पत्थर, कंकर, धूल आदि को ही पृथ्वी बोला जाता है, किंतु नहीं, कई सारे पृथ्वी काय है। इनके भेद 4 है, किंतु पृथ्वी वैसे 2 प्रकार की है, कोमल और कठिन। कोमल पृथ्वी की बात करें तो मिट्टी 5 रंग की अलग अलग प्रकार की, और जो नरम सब धातु है वो सब। और कठिन की बात करें तो 36 प्रकार की, इसमें कीमती जो पृथ्वी है रत्न के समान जो गिनाती है और 14 प्रकार की, और सामान्य जो है वो 22 प्रकार की। इसी तरह पृथ्वी के अनेक भेद बताए। इसमें से ही तीसरी और चौथी गाथा में कई उदाहरण बताए कि इनको पृथ्वी काय बोला जाता है। पृथ्वी काय के भेद वैसे है 4, सूक्ष्म, पर्याप्ता, सूक्ष्म अपर्याप्ता। कोई भी सूक्ष्म पृथ्वी काय पर्याप्ता हो या अपर्याप्ता हो, वो हमें दिखेगा भी नहीं और हमारे यूज में भी नहीं आएगा, हम उनको मार भी नहीं सकेंगे। अपर्याप्ता बादर और पर्याप्ता बादर की बात करें तो पर्याप्त बादर हमें दिखते हैं, उनकी हिंसा भी हम कर सकते हैं और करते भी हैं। और अपर्याप्त बादर वैसे हमें दिखता नहीं है, किंतु फिर भी उनकी हिंसा हमसे होती है, क्योंकि जहां जहां बादर पर्याप्त होते हैं वहां उनके आसपास, उनके आश्रय में अपर्याप्त बादर होते ही है। तो ये 4 भेद है। इस 4 भेद में से 2 भेद तो हमारे यूज में है नहीं, बाकी के 2 भेद जो है उसमें से एक भेद को हम देख सकते हैं जिसका नाम है बादर पर्याप्ता। और पृथ्वी के रूप में हम कौन कौन से पदार्थ देख सकते हैं? तो हजारों, करोड़ों, लाखों चीज ऐसी है कि जो पृथ्वी के स्वरूप में है। तो उनकी बात बताते हुए तीसरी और चौथी गाथा में उनके नाम दिए। फलिह मणिरेण विद्युम हिंगुल हरियाल मणसिल रसिंदा कणगाई धाऊ सेठी वन्य अर्णेट पलेवा अभय तुरी उसम मट्टी पहाड़ जाई गोणेगा तो विरंजन लुणाई पुढवी भियाई इच्छाई।
इसमें 20 नाम दिए पृथ्वी इकाई के, ऐसे 20 उदाहरण एग्जाम्पल दिए। स्फटिक सबसे पहला जो है वो स्फटिक, जिसे फली बोला जाता है, स्फटिक जिसे क्रिस्टल या क्वार्टर्स बोला जाता है। दूसरा मणि यानी समुद्र में पैदा होने वाले रत्न, जिसको जेम बोलते हैं, मणि बोलते हैं, या तो समुद्र के रत्न बोलते हैं। तीसरा है रयण यानी रत्न, जो खान में उत्पन्न होते हैं, खीन में उत्पन्न होते हैं, खदान करने के बाद में जो ऊंधे पाताल में से जो मिलते हैं, उसे कीमती पत्थर विविध प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रभाव के, ऐसे 14 रत्न अलग अलग है, जो तीसरे चित्र में बताया गया है। फलिह मणि रैण विद्युम, विद्रुम यानी परवाला, मूंगा, कोरल जिसे कहते हैं, वो समुद्र में बेट के रूप में होते हैं। दरिये में बड़े बड़े पत्थर के टापू जो होते हैं, ये भी 5 रंग के होते हैं, किंतु विशेष लाल रंग का जो विशेष कीमती और प्रभावशाली है। उनके बाद में बताया फलिह मणिरण विद्युम हिंगुल यानी हिंगलोक, हिंगुल जिसको सिगरफ या सिनेबार बोलते हैं, जो रेड रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ज्वालामुखी फटने के समय में पाताल में से बाहर निकलता है, और खान में भी ये पैदा होता है तो खुदाई के द्वारा भी बाहर निकल सकता है। इसमें से पारा भी मिलता है, जो लाल पत्थर के बीच में जो है वो सिल्वर कलर का वो पारा है, और आजू बाजू जो लाल रंग का पत्थर है उसे हिंग लोग बोलते हैं। इसमें से सिंदूर आदि बनता है, रंग आदि बनता है, कपड़े आदि रंगे जाते हैं, इनका बड़ा प्रभाव है। हिंगुल हरियाल, हरियाल भी ज्वालामुखी के साथ फटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के रूप में बाहर ज्वालामुखी के साथ में निकलता है। बाद में वो ठंडा होने के बाद ऐसे छोटे पत्थर या तो मिट्टी के रूप में जो होता है, पीली मिट्टी जिसे बोलते हैं, हरी मिट्टी, येलो मिट्टी जिसे येलो एपरमेंट बोलते हैं, जिसे हड़ताल बोलते हैं, ये जो मिट्टी है वो जहरीली होती है, ये औषधि में काम में आती है। और पुराने जमाने में इस मिट्टी का उपयोग, जो हस्तप्रत में कुछ गलत लिखे तो उसके ऊपर ये मिट्टी डाली जाती थी, तो सब स्याही सूख लेती थी और वापस में उसी जगह पर सही लिख सकते थे, यानी इरेजर का काम कर सकती है, और औषधि में भी ये काम आती है। मणसिल, हरियाल मणसिल, मणसिल जो है वो एक रेड रंग का पत्थर है, जो खान में पैदा होता है, जिसे रियल गार कहते हैं या मनसिल कहते हैं। जो लाल रंग का, वो भी एक जहरी खनिज है, और वैज्ञानिक भाषा में उसे आर्सेनिक सल्फाइड जो हम कहते हैं, वो आर्सेनिक सल्फाइड जिसे कहते हैं, जो भी जहर में उपयोग आता है, जहरी दवाई बनाने में उपयोग आता है, औषधि आदि बनाने में भी उपयोग आता है। इसी तरह पहली लाइन में फलिह मणि रैण विद्युम हिंगुल हरियाल मणसिल और रसिंदा, 8वीं बाबत बताई रसिंदा यानी पारा, जो दिखाया गया है नीचे पे पारा पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ने के चमकते मोती जैसे पानी के बिंदु जैसे जो निकलते हैं, वो पारा कहते हैं। जिसे रसिंदा बोलते हैं, जिसे मर्क्यूरी बोलते हैं। ये पृथ्वी का ही जो है उसमें से ये धातु प्रवाही के रूप में होते हैं, फिर भी वो पृथ्वी का ही है। और ये अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक साधन, थर्मोमीटर आदि सब में उपयोग में होता है। इतना ही नहीं, किंतु ये पारा जो है वो अनाज के कोठार में भी डाला जाता है, जिसका प्रभाव यह है कि अनाज में कीड़े आदि, जीव जंतु आदि नहीं होते हैं। दूसरी लाइन में बताया कणगाई धावु सेढ़ी वन्नीय अर्नेट्य पलेवा, यानी सुवर्ण आदि धातुएं और सेढ़ी और वन्नीय, अर्नेट्य और पलेवा। सुवर्ण आदि धातु से काफी सारी धातु हो सकती है। ऊपर के जो है स्फटिक, मणि, रत्न, वो पत्थर के हिसाब से होते, और सोनो वगैरह जो हम अभी बोल रहे हैं वो धातु है,
उसको उबालने पर उसका रस यानी कि वो प्रवाही रूप धारण कर सकती है, इसे धातु बोलते हैं। सभी आप लोखंड को भी पिघला सकते हैं, चांदी को भी पिघला सकते हैं, पीतल को भी पिघला सकते हैं, सोने को भी पिघला सकते हैं, तांबे को भी पिघला सकते हैं, उसे धातु बोला जाता है। ये सभी धातु खान में से निकलती है, तभी उसमें जीव होता है। बाद में उसे अग्नि में पकाने जाने के बाद वो अचित हो जाते हैं। तो ये सब जो धातु है, ये 7 धातु, या तो 7 धातु से भी कहीं ज्यादा धातु है, तो इस 7 धातु का नाम बोले कर्ण गाई, कर्ण कनक यानी सोना, गोल्ड, सुवर्ण, जो पीले रंग की देखने जाए तो 5 रंग की सुवर्ण धातु मिलती है, किंतु पीले रंग के विशेष प्रतीक से पीले रंग का गोल्डन रंग का जो सोना है तारे गोल्ड, उसे सुवर्ण बोलते हैं। एक धातु कीमती धातु है जिससे गहने आदि बनते हैं। दूसरी धातु है चांदी, सिल्वर, रूपा जिसे बोला जाता है, वो भी कीमती धातु है। तीसरे नंबर की धातु है कॉपर, तांबा यानी कि तांबू, सोनू, चांदी, तांबू, ये सभी उत्तम धातु में आती है। और ये सभी धातु मंदिर में, पूजा में, गहने में, बर्तन में, शोभा में, आभूषणों में आदि अनेक प्रकार से उपयोग होती है। सोनू, गोल्ड, सुवर्ण, चांदी, सिल्वर, रूपू, कॉपर, तांबा, तांबू, बाद में लोखंड, लोहा, आयरन। जो मजबूत धातु है, सस्ती धातु है, जिसमें अनेक प्रकार के औजार बनते हैं, जिसे हम लोहा कहते हैं, और उसी लोहा के पर काफी सारी प्रोसेस करके स्टील भी बनता है। बाद में 5वीं धातु के रूप में टिन, जिसे रागा, कलाई बोलते हैं। कणगाई धावु सेडी यानी सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, कलाई, कलाई यानी टिन यानी रागा, जो एकदम चांदी जैसी चमकीली धातु है, एकदम वजन में हल्की होती है। और ये जो है वो लोखंड में, पीतल में, ताम आदि सभी धातु के ऊपर उसका ढोल चलाया जाता है, यानी उसका पानी चढ़ाया जाता है, जिसके कारण उसमें रखा हुआ कोई भी पदार्थ, कोई भी खुराक बिगड़ता नहीं है और आसानी से ये सब धातु की साफ सफाई हो सकती है। इसे हम कली बोलते हैं। उसके बाद में धातु है सीसु यानी लीड, सीसा। ये धातु जो है वो भी ब्लू रंग की होती है और हवा में खुली रखने से ब्लैक रंग को धारण कर लेती है। और ये धातु जो है वो बैटरी आदि में, बंदूक आदि में, पेंसिल आदि बनाने में अनेक में उपयोग होती है और ये भी दवाई में भी उपयोग होती है। बाद में धातु कहते हैं झस्त यानी झस्ता, जिसे जिंक बोलते हैं। ये जिंक धातु जो है वो भी दवाई आदि सब में उपयोग होती है। अनेक प्रकार की उसके भी पाइप आदि बनते हैं। ये 7 प्रकार की धातु बताई, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन, लीड, जिंक। और इससे भी कई सारी धातु है, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे निकल, जैसे पीतल, जैसे जर्मन सिल्वर, जैसे कांसा। ये भी सभी धातु है, किंतु इसमें से काफी सारी धातु 2 धातु या 3 धातु को मिलाकर बनती है। ये सब धातु में से बर्तन भी बनते हैं, ये सब धातु में से औजार भी बनते हैं। सोना चांदी में से, सोना में से भी बनते हैं, किंतु वो कीमती भेंट देने के औजार में कहा से सोने की तलवार बनती है, किंतु सोना चांदी को छोड़ के बाकी सब कुछ बन सकते हैं। पाइप आदि बनते हैं, अनेक प्रकार के फर्नीचर भी बनते हैं इसमें से, जैसे लोखंड के फर्नीचर होते हैं, स्टील के फर्नीचर होते हैं, सभी के फर्नीचर बनते हैं। ये सभी धातु है। इस धातु जो निकलती है उसको अग्नि के उबालने से वो रस धारण कर यानी प्रवाही के स्वरूप में हो जाती है और बाद में जब उसे ठंडी करे तो वापस वो उसी प्रकार हो जाती है। ये सभी धातु जब खान में से निकलती है
तो जो भी खान होती है वो मिट्टी की होती है या तो पत्थर की होती है। तो सभी धातु के, सोने के साथ, चांदी के साथ, लोखंड के साथ, कोई भी धातु के साथ मिट्टी आती है तो उसके शुद्धिकरण के लिए उसे अग्नि में डाला जाता है। सोने को शुद्धिकरण के लिए अग्नि में डाला, मिट्टी जल जाती है, सोना अलग हो जाता है। फिर भी सोने में कुछ न कुछ अशुद्धि न रह जाए, उसे ले अग्नि में उसे पूरा उबाला जाता है, उसका रस बनाया जाता है, तो वो पूरा गर्म हो जाता है। यानी तब वो पृथ्वी का ही जीव भी होता है और साथ साथ में अग्नि का भी जलते हैं तो अग्नि का भी होता है। और बाद में जब वो ठंडा पड़ जाए तो अग्नि का वहां से निकल जाते हैं और अग्नि में जलने के कारण सोने का जो जीव था वो भी निकल जाता है। तब वो सोना जो है अचित है। कभी हमारे घर में जो भी सोना है, जो भी लोखंड है, जो भी सभी धातुएं है, वो सभी अचित है। क्यों? तो खान में से निकलती है, जब दरिये में से निकलती है, जब समुद्र में से निकले तब वो सचित होती है। उसके बाद में उसके ऊपर वातावरण का ऐसा सूर्य ताप का असर होता है, वातावरण का असर होता है, हवा का असर होता है और ज्यादातर अग्नि का असर होता है, इसलिए वो जलकर उसमें से जीव खाक हो जाते हैं और वो सब बाद में जो हम पहन रहे वो पृथ्वी का एक कलेवर यानी मृत शरीर होते हैं। जबकि कब कहीं कहीं पृथ्वी का ऐसे है उसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, जैसे नमक, नमक को अग्नि में से बराबर पकाना पड़ता है फिर वो अचित होता है। इसी तरह सब धातु दरिये में से यानी समुद्र में से या तो खान में से जब खुदाई दरमियान निकलते हैं तब उसमें जीव होते हैं, बाद में उसमें से जीव निकल जाते हैं। इसी तरह पहली गाथा में ये बताया, फलीह मणिरेण विद्युम हिंगुल हरियाल मणसिल रसिंदा कणगाई धाऊ सेठी वन्नीय। वन्नी यानी रेड क्ले, लाल मिट्टी, जिसको रमची बोला जाता है या तो लाल मिट्टी बोला जाता है, जिसे सोना गेरू या तो वर्णिक भी बोला जाता है, जो एक प्रकार की सिंदूरी रंग की मिट्टी होती है और बहुत बढ़िया कलर देने वाली मिट्टी है। कुम्हार सभी अपने जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या मटका हो, गरबा हो, या तो फिर कोड़िए हो, दिए हो, सभी इससे रंगते हैं। इसको बोलते हैं रमची यानी लाल मिट्टी, रेड क्ले। कणगाई धावू सेढ़ी, सेढ़ी यानी खड़ी, चौक, चूना, चूना का पत्थर, इसको चौक, लाइम या तो खड़ी बोल सकते हैं, जो लिखने में काम आता है, ब्लैक बोर्ड में, स्लेट में, मकान में भी काम आता है। ये सब जो है वो है खड़ी, रेड क्ले। ये खड़ी पत्थर जो है उनकी खान भी होती है और उनके बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं। और यही खड़ी पत्थर यानी चौक जो है वो बरसों तक यदि डटा रहे और खान में ऐसे ही बरसों तक पड़ा रहे तो धीरे धीरे मजबूत होते 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 वही आरस में परिवर्तित होता है, जिसे हम संगे मरमर कहते हैं। आरस इसमें परिवर्तित हो जाता है। खड़ी, रमची यानी वन्नीय, कणगाई धाऊ से डी वन्नीय यानी रेड क्ले, लाल मिट्टी। बाद में अर्णेट्टय पलेवा यानी अर्णेट्टय एक पत्थर का नाम है, पलेवा भी एक पत्थर का नाम है, दोनों पत्थर हैं। अर्णेट्टय को खरिया मिट्टी भी बोल सकते हैं या तो उसे जिप्सम बोलते हैं, जो दरिया किनारा आदि में ये जो है करकरे पत्थर, उसे खरिया मिट्टी या जिप्सम जिसे बोलते हैं वो, और जिसमें उनको प्रोसेस करके उसकी मिट्टी बना के उसके चूर्ण बना के उसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि भी बनता है, जिसे जिप्सम बोला जाता है। बाद में अर्नेटे पलेवा, पलेवा यानी पत्थर है, पोचा पत्थर है, जिसे सॉफ्ट स्टोन कहा जाता है, वो जिसमें से वॉश बेसिस
आदि सभी बनाते हैं, मूर्ति आदि सभी बनाते हैं, स्टेच्यू आदि बनाते हैं, वही सॉफ्ट टॉन काफ़ी सारे बंगले में, काफ़ी सारे मॉल में स्टॉप सेन का स्टेच्यू होता है। उसके बाद में दूसरी गाथा में बताते हैं अभय तुरी उसम। अभय यानी अबरख, अबरख भी एक पत्थर के रूप में खान में से बाहर से निकलता है। बाजू में दिया है, उस पर प्लास्टिक का रेबर बना के दिया हुआ है। एक तरफ जो है अबरख का पत्थर है, दूसरी तरफ अबरख का उपयोग क्या किया है वो चित्र बताया है। तो अबरख को बोलते हैं माइका। ये अबरख जो है वो विद्युत अवाहक है, यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिक सीट जो बनाई जाती है उसमें करंट न लगे, इसके हिसाब से ये जो अबरख है उसका पड़ यानी उसके पीसीस करके उसमें उपयोग आता है, इसे अबरख बोलते हैं। और अबरख भी एक पोचा पत्थर जैसा है जिसको तोड़ते तोड़ते जो है चिप्स जैसे बनाने के बाद जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली जैसे होता है ऐसा हो जाता है, और फिर उसमें उसको चूर्ण भी कर सकते हैं, और चूर्ण करने के बाद में उसे वो झरी जैसा चमकता है, वो अबरख पत्थर है। उसके आर पार भी दिखाई देता है किंतु पारदर्शक संपूर्ण नहीं है। अबरख के पड़ के आर पार भी दिखाई देता है किंतु जैसे क्रिस्टल में यानी के वाटर यानी कि स्फटिक में जितना दिखता है ऐसा नहीं दिखता है, फिर भी वो पॉलीथीन जैसा है और उनका चूर्ण हो सकता है और चमकीला होता है, और उसके भी काफ़ी सारे प्रभाव हैं, वो विद्युत अवाहक हैं। और शायद पुराने ज़माने में और देखा जाए तो कहीं कहीं जगह पर इस अबरख के जो पत्थर है, अबरख का जो पड़ है, अबरख का जो बोले तो भाग है, टुकड़ा है, उसको हम पुस्तक में भी शायद रखते थे, और सब ऐसा भी मानते थे कि इससे ज़्यादा विद्या आती है। किंतु विद्या आती है या वो मालूम नहीं, पर अबरख का एक प्रभाव ऐसा है कि जो जीव जंतु है, और शायद पुस्तक में जो जीव जंतु होते हैं कागज में वो अबरख के प्रभाव से नहीं होते, तो पुस्तक की पूजा होती है, पुस्तक की पूजा, पुस्तक की साचवनिया तो भक्ति होती है, उससे विद्या चढ़ती है, ऐसे बोला जा सकता है। किंतु वो अबरख रखने से नहीं होता है, अबरख का एक प्रभाव है। अभय तुरी, तुरी यानी एलम फिटकरी, फटकड़ी, जो बर्फ के टुकड़े जैसा सफेद पत्थर होता है जिसको हम फटकड़ी या तो तूरी या तो एलम बोलते हैं, जो घाव पे लगाई जाती है, खट्टी स्वाद वाली होती है, दांत साफ करने में भी इसका उपयोग हो सकता है, पानी शुद्ध करने में भी उसका उपयोग होता है। ये फिटकरी है जिसको हम एलम या तो तूरी बोलते हैं। तूरी का दूसरा अर्थ है एक प्रकार की विशिष्ट मिट्टी, तेजुन तूरी, यानी कि ऐसी मिट्टी के जो लोखंड जो है लोहे, और लोहा के चूर्ण में जिसे डाला जाए तो लोहा भी सोना बन जाए, ऐसी मिट्टी को भी तेजुन तूरी बोलते हैं, जो मिट्टी गिरनार, समेत शिखर, शत्रुंजय आदि में शायद देखने को मिलती है, अभी भी शायद होगी। किंतु हमें लगे हमें मिट्टी मिल जाए तो भी कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि दवाई मेडिकल में से कितनी भी लेके आए फिर भी वो तो डॉक्टर के ऐसे ही उपयोग होता है। ये आज हमें शायद हमारी सामने भी समझो कि तेजुन तूरी पड़ी होगी तो भी हम उसे नहीं पहचान पाएंगे, शायद पहचान पाएंगे तो उसका उपयोग कैसे करना है ये हमें मालूम नहीं होगा। तो तेजुन तूरी यानी सोना बनाने वाली मिट्टी है, यानी मिट्टी का प्रभाव ऐसा होता है कि वो लोहे जैसी धातु को सुवर्ण में परिवर्तित कर देती है। अभय तुरी ऊसम, ऊस यानी खारा, क्षार यानी सोडियम कार्बोनेट, जो कपड़े धोने में मदद में आता है, खाना बनाने के पापड़ आदि बनाने में जो आता है, यानी पापड़िया खार, सूजी खार आदि सभी जो खार है वो, यानी चीज पोची बनाने में, ढोकले में, भजिया में, मेंदू वड़ा में जो डालता है सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोल सकते हैं, तो
साबुन, टिकी आदि ने उपयोग में आता है वो क्षार। ये क्षार भी जो है वो जो है वो खान में से भी निकलता है, और जो जमीन है उस जमीन में भी फूट कर निकलता है। नदी आदि किनारे में ये जो है नदी के किनारे पे वो निकल सकता है। सफेद रंग की मिट्टी होती है, वो साबु शैम्पू का कार्य करती है। अभी साबु शैम्पू का यूज होता है, किंतु पहले के जमाने में तो नदी किनारे पर एक सोडा यानी कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी खार जब फूटता था तो उनको ही लेकर लोग कपड़े भी धो देते थे और मस्त बाल भी धो देते थे। अभय तोरी उस मट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पुखरी मिट्टी, पीली मिट्टी, बरछट मिट्टी, बड़ी मिट्टी, छोटी मिट्टी, कादव वाली मिट्टी, करकरी मिट्टी, ऐसी मिट्टी के जितने भी प्रकार है ऐसी सब मिट्टी, सॉइल, माटी यानी मिट्टी की अनेक जाति। अभय तुरी उत्सव मट्टी पहाड़, पहाड़ यानी पाषाण पत्थर, अनेक प्रकार के पत्थर जैसे आरस पत्थर, अकीक पत्थर, नीला पत्थर, पीला पत्थर, काला पत्थर, कोटा स्टोन यादि जो भी है, राजस्थान के लाल पत्थर यानी सभी प्रकार के जो पत्थर है वो सभी शिलाएं, पत्थर की अनेक जाति, वो सब पत्थर की जाति भी पृथ्वी का है, जिसे स्टोन बोलते हैं। अभय तोरी वो सब मट्टी पहाड़ जाई ओणेगा, मतलब मट्टी और पाषाण की अनेक जातियां, सभी प्रकार की जाति, हजारों प्रकार के पत्थर। मट्टी पहाड़ जाई ओणेगा सो विरंजन, एंटीमनी, सुरमो, आंख में जो आंजा जाता है, आंख में जो लगाया जाता है, इसी से आंख को ठंडक और आंख स्वच्छ रहती है और आंख चमकीली यानी कि आंख की दृष्टि में फायदा होता है। ये जो सुरमो, सोविरंजन, कजराज विषय बोलते हैं, कजरा, हा? वो सब जो है वो भी एक पृथ्वी का है। और उस उसका उपयोग काजल बनाने में भी होता है, क्योंकि काजल तो जो वनस्पति या तो लकड़ी को जलाने के बाद दिए की मेस से भी काजल बन सकता है, किंतु ये भी काजल के तरह उपयोग होता है, सुरमा भी। सोविरंजन लुणाई, लुणाई यानी नमक की सभी जाति, सिंधु देश में उत्पन्न होला वाला यानी अफगानिस्तान में, सिंधु में, पाकिस्तान में, कच्छ में आदि में उत्पन्न होने वाला नमक, वहां खान में से नमक निकलता है। तो खान में से जो खुदाई करने के बाद में नमक के बड़े बड़े जो पत्थर निकलते हैं, उसको दल के, उसको चूर को, उसको घंटे में पीस के जो नमक बनाया जाता है, उस पर प्रोसेस होने के बाद सभी अलग प्रकार के नमक बने, सभी प्रकार के नमक। और दरियाई पानी में जो खाराश है, उनको पानी को सुखा कर जो नमक बनाते हैं, वो भी सभी नमक, यानी दरियाई नमक और खान में से निकलने वाला नमक यानी मीठा, सॉल्ट, ये सभी पृथ्वी काय के जीव है। इसी तरह ये तीसरी और चौथी गाथा में पृथ्वी काय के 20 उदाहरण दिए। ऐसे कितने सारे हैं तो हजारों है, जैसे ईंट है, चूना है, कपची है, सीमेंट है, कंकर है, छोटी रेती है, उससे भी छोटी वेणु है, ये सभी भी क्या है, पृथ्वी का ही है। इसमें से 20 उदाहरण यहाँ लिखे, जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध थे वो हम काफी सारे इसमें से उपयोग करते हैं, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, फर्नीचर बनाने में, गहने में, बर्तन में। हमारे घर पे देखा जाए तो वैसे पृथ्वी का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। तो वायु की बनी हुई कोई चीज नहीं, हाँ वायु के बिना हम जीवित नहीं रहते, वायु पंखे में से निकलता है वो बात अलग है, पर वायु से बनी हुई चीज ज्यादातर नहीं है। अग्नि से हम काफी सारी चीज बनाते हैं, किंतु अग्नि से बनी हुई चीज हमारे पास नहीं है। हमारे घर में आजू बाजू में देखेंगे क्या तो वो पृथ्वी का सब बनाया हुआ होगा, या तो वनस्पति का, या तो हमारे पास अब का होगा। हमारे घर में जो भी साधन है वो तीनों में से कोई ना कोई होगा। पूरे रसोड़े में, पूरे हॉल में, पूरे बंगले में जो भी चीज है उनको देखना है और उससे सोचना है कि ये किस में से बना हुआ है। ज्यादातर पृथ्वी काय में से, काफी सारी वनस्पति काय में से, और कई कई चीज पानी वाली होती है, पानी में से बनी हुई,
तो पानी में से बनी हुई कम है, और वायु और अग्नि में से बनी हुई चीज होती नहीं, इसमें से चीज बनती है, किंतु हमारे पास अग्नि से बनी हुई कोई चीज है ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे लाइट है, तो लाइट वो तो कांच की बनी हुई है, उसमें जो लाइट आती है तब वो अग्नि है। लाइट अग्नि से बनती नहीं, अग्नि से जलती है। पंखा, तो पंखा हवा का नहीं बना है, वो लोखंड का बना हुआ है, यानी पृथ्वी का बना हुआ है। उसमें से तो हवा निकलती है, वो साधन है हवा को निकालने। चीज जो बनती है पृथ्वी का, आपका या तो वनस्पति काय में से बनी हुई होती है। अब पृथ्वी काय की बात करके बाद में दूसरी बात करते अपकाय, यानी पानी के भेद। यानी अपकाय के भी 4 भेद है, और अपकाय के 4 भेद वही है, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त। उसमें से सूक्ष्म अपकाय पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसका कोई उपयोग भी नहीं कर सकते, ना तो उसे हम मार सकते हैं, फिर भी हमें दोष लगता है। वो क्यों लगता है, वो बाद में आने वाला है। सूक्ष्म जीव को हम कभी नहीं मार सकते, फिर भी उनका दोष हमें लगता है। तो उसमें भी हम 2 भेद एक भेद देख सकते स्पष्ट से, बादर पर्याप्ता, और अपर्याप्त वहां होता है, यानी दोनों की हम हिस्सा कर सकते हैं और करते भी है। तो ये पानी के जो विविध स्वरूप है वो बताया कि पानी किन किन स्वरूप में है, अलग अलग। पानी एक ही है, अप यानी पानी, पर पानी नीला होता है, पीला होता है, गेहूं कलर का होता है, काले कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है। कलर से देखा जाए तो विविध प्रकार के पानी होते हैं। इसी तरह अलग अलग जगह पर रहने वाले पानी को भी अलग अलग बोला है। हमारे फ्रिज में जो बर्फ है वो भी पानी है, फिर भी वो अलग है। और जो हम पीते हैं वो भी पानी है, जो हम नहाते हैं दरिया में वो भी पानी है, जो कुएं में है वो भी पानी है, किंतु पानी का स्वरूप अलग अलग है। यह पानी का अलग अलग रूप ये 5वीं गाथा में अभी दिखा रहे हैं। कौन कौन से पानी के अलग अलग रूप हैं, तो कि भौमंत रिखम उद्गम, ओसा हिम करग हरितणु मैया, हुंती गणो दहिमाई, भेयाणे गाय आवुस। तो पानी के कौन कौन से रूप है, यानी किस किस रूप में, किस किस अवतार में हमें पानी देखने मिलते हैं। हजारों प्रकार से देखने मिलते हैं। उसमें कई सारे प्रसिद्ध जो पानी के स्वरूप है, यानी जल के स्वरूप है, यानी वाटर के जो स्वरूप है वो बताएंगे कि वाटर इस स्वरूप में भी होता है, वाटर जो है वो प्रवाही स्वरूप में भी होता है, वाटर कठिन स्वरूप में भी होता है, दोनों स्वरूप में होता है। और वाटर जो है पतला भी होता है, गाढ़ा भी होता है। कैसे कैसे प्रकार के पानी है, इस पानी के प्रकार इस 5वीं गाथा में बताते हैं। भौमंत रिखमुदगम, ओसा हिम करग हरितणु महिया, हुंती घणो दहिमाई, भेयाणे गाय आवुस्स। अब ये पानी के जो प्रकार है वो कल के पाठ में हम लेंगे। कितना मिनट की बात है? प्रश्न, जिनको भी जो प्रश्न है प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन, आपके पुस्तक में 2 बात बताई गई हुई है, पृथ्वी, अब, तेऊ, आऊ और वनस्पति जब बताएंगे तो उन जीवों की सिद्धि बताई गई है, उन जीवों का उपयोग भी बताया गया है, और उन जीवों की रक्षा कैसे हम कर सकते हो 3 मुद्दे भी बताए। उनकी सिद्धि, उनका उपयोग यानी उनकी विराधना कैसे होती है, और उनकी रक्षा कैसे, ये 3 मुद्दे बताए गए हैं। ये 3 मुद्दे हम बाद में लेने वाले हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि कौन कौन से स्वरूप में पृथ्वी काय है, उस पृथ्वी काय में जीव है या नहीं वो बात, उस पृथ्वी काय की विराधना कब कब हम कैसे कैसे करते हैं वो बात, और उसकी विराधना से कैसे बच सकते हैं वो बात, ये सब पूरे 5 स्थावर का वर्णन करने के बाद में हम लेंगे। आपके पुस्तक में पहले है, तो पुस्तक का हर पेज आपको पढ़ना है। हर शनिवार वगैरह में जो भी प्रश्न हो उसमें से कुछ भी लिखा हो, वो यदि न समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हैं। हाँ बोले प्रश्न, विद्याबेन। जी प्रणाम पंडित जी। ये जो आपने अरण्यतय और कलिवा बताया ना, इन दोनों में फर्क समझ नहीं आया, मतलब अर्थ एक जैसे ही लग रहा है, एक बार बताएंगे? हाँ, अरण्यतय और कलिवा। ये जो रेड क्ले के पास पहला नंबर का जो श्वेत कलर का पत्थर है वो अरण्यतय है, यानी वो श्वेत रंग का है,
वो भी जो दोनों पत्थर जो है वो नरम है। जैसे स्वरूप में देखा जाए तो दोनों समान, जैसे काफी समान है, यानी दोनों बरड है, दोनों जो है वो पोचे पत्थर है, यानी कि कोमल पत्थर है। तो एक जो है अरेट है, उसे जिप्सम बोला जाता है। जो नदी किनारे पे हम नहीं, नदी किनारे दरिया किनारे पे हम जाते हैं तो चौपाटी वाला दरिया नहीं, किंतु यदि हम दूसरे किनारे से जो जो खड़क होता है, पत्थर होता है, उसमें बार बार पानी का टकराव होता है ना, तो पत्थर जो करकरा हो जाता है, पोचा बन जाता है, उसमें काफी सारी दरार आ जाती है, जिसमें मछलियां, मेंढक आदि रह सकते हैं। और यदि हम उसके ऊपर से पग मुके, पैर रखे तो खूंचता है, वो जो पत्थर है ना, उसे अर्नेट यानी उसे जिप्सम बोलते हैं। और उसका चूर्ण करने से उसमें से कलर डाल के वो क्या बोले, वो पीओपी बनता है, इसको अरेनेटे बोलते हैं। और पलेवा जो है वो भी एक पोचा पत्थर है, किंतु वो खान में से निकलता है, और ज्यादातर राजस्थान की खान में से निकलता है, जिसका हम वॉश बेसिन ब्लैक रंग का ज्यादातर होता है, वो जिसे सॉफ्ट स्टोन बोला जाता है, तो ब्लैक रंग का होता है। इतना फर्क है दोनों में, एक खान का है और एक दरिया किनारे का पत्थर है, दोनों पोचे हैं, किंतु एक का जो है चूर्ण हो जाता है, एक पोचा है मतलब लीसा है और नरम है। जी धन्यवाद। बोलिए प्रश्न आगे। हर्षाबेन, हर्षाबेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी पेट्रोल किसमें आएगा, पृथ्वी का? बराबर, पेट्रोल किस में आएगा? तो कहते हैं कि पेट्रोल सिर्फ पृथ्वी का में नहीं जा सकता है, वो जब 5 स्थावर की बात पूरी होगी और उसके बाद विकलेंद्रीय जीव की बात पूरी होगी, तब आएगा कि पेट्रोल जो खनिज तत्व जो मिलते हैं वो सभी खनिज पृथ्वी का ही नहीं, उसमें कौन कौन सी चीज मिली हुई होती है। तो वो 5 स्थावर और जब पंचेंद्रिय त्रियंज के भेद पूर्ण हो गए, उसके बाद में पेट्रोल आदि खनिज तत्व किससे बनते हैं वो आएगा। आगे प्रश्न। नाम से मनीषा बेन, प्रश्न मनीषा बेन। ये पुस्तक जो है, मतलब आपको, आपके पास पुस्तक तो आ गई है ना सभी के पास? पुस्तक तो आप सबको भेज दी गई है ना? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। वही पुस्तक तो हमें मिल गई है, पर आपसे बताओ और डीप में है ना? हाँ हाँ तो वो बुक हमको मिल सकती है डीप में? क्या बुक का कोई नाम हो तो मैं हाँ, उसका नाम है जीव विचार, यानी जीव विज्ञान नाम है। और ये जो पीडीएफ है हाँ वो आपको भेजेंगे, और आपको उस पर से नोट बनानी पड़ेगी। ये और पुस्तक नाम शायद है जीव विचार यानी जीव विज्ञान, योग तिलक सूरी महाराजा ने बनाई है। योग तिलक की सोचेगा सर, ठीक है। हाँ ठीक है, मंगवा सकते हैं ना हम लोग? हाँ मंगवा सकते हैं आप। ओके ठीक है, प्रणाम दीजिए। आगे रूपल बेन। ગુરુજી આ ફટકડી કીધું ને તમે, हाँ એ આપણે એકાદશના બેસનામાં દાંત માટે વાપરી કે તે અચિત હોય કે પથ્થર સચિત હોય પછી પાવડર અચિત થઈ જાય? પાવડર અચિત થઈ શકે છે, વપરાય છે, બરાબર, પાવડર જ્યારે વાપરી પણ અચિત પ્રોસેસ થઈ હોય તો હા, આમને સીધો પથ્થર તરત જ આવ્યો તો ન ખસી શકાય। અને હા, અને પથ્થર પણ અમુક ટાઈમ પછી અચિત થઈ શકે છે, પણ આપણને એમાં ખ્યાલ ન હોય ને કે અચિત થયો કે નહીં, એટલા માટે। એટલે પાવડર યુઝ કરી છે અચિત જ છે ને? હા અચિત છે। આગળ પ્રશ્ન ઉજ્જવલાબેન। प्रणाम गुरुजी। ये बाजार में जो फिटकड़ी मिलती है वो और ये तेजस्वी एक ही है क्या, अलग अलग है? उसमें तूरी नाम है, तूरी का 2 अर्थ है, तुजरी का यानी फटिकरी, हाँ जो बाजार में मिलते खट्टे
कांच जैसी पत्थर जो वही फिटकरी है, यानी उसे तूरी बोला जाता है। इसे हम एलम भी बोलते हैं। और दूसरी तूरी यानी के सोने बनाने वाली मिट्टी, वो तो बाजार में नहीं मिल सकती है, तो बाजार वाला स्वयं ही बना लेता ना। हाँ हाँ, तूरी का मतलब तूरी शब्द का दो अर्थ है। मिनीषाबेन, निमिषाबेन। हाँ नहीं, रेड क्ले नहीं, वो खड़ी यानी लाइम, जो जिसे लाइम खरिया बोलते हैं, वो खड़ी जो है वो उसका पहाड़ भी हो सकता है और खान में भी हो सकता है। ये पत्थर बरसों तक यदि खान में ही रहता है तो पास आने से धीरे 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 वो कठिन रूप धारण करे। जैसे समझो कि आपने वो क्या बोले, सीमेंट है, सीमेंट सीमेंट हम रखते हैं तो सीमेंट में पानी डालकर ऐसे भेद लगता है और ज्यादा टाइम पड़ी रहेगी तो वो भी पत्थर जैसी हो जाएगी। तो इस तरह ये आरस हो सकते हैं में से। हाँ बोलिए, क्या है वैसे? हाँ ये धातुएं मिट्टी के साथ हो, धातु मचे ये धातुएं मिट्टी के साथ हो तो पृथ्वी का रूप, हाँ और बीच में पिघलने पर अग्नि का रूप तो वापस जम जाने पर अतीत हो जाता है। हाँ, तो ये बताएं, हाँ सभी धातु है या तो सभी जो है ना धातु धातु है वो खान में से निकलते हैं और पिघल सकते हैं। पिघलते कब है? जब इसे हम अग्नि में गर्म करें तो। जैसे सोना जो है वो खान में से जब निकलता है तो सोना उसके साथ में मिट्टी मिली हुई थी, तो सोना तो पृथ्वी का है ही, किंतु वो मिट्टी के स्वरूप में भी, यानी वो मिट्टी पूर्ण पृथ्वी का है। कौन सा पृथ्वी का है? सोना और मिट्टी दो पृथ्वी का मिले हुए हैं, ठीक है। बाद में उसे गर्म करने के बाद में मिट्टी उसमें से निकल जाएगी तो वो सोना सिर्फ रहेगा। समझो कि वही सोने को गर्म किया तो सोना पूरा पिघल जाएगा और प्रवाही हो जाएगा, तो सोना के साथ में आग भी मिल जाएगी, यानी वो दो जीव हो जाएंगे, सोने का जीव यानी पृथ्वी का एक और उसके साथ में अग्नि का एक। तो वो बोले कि सोना पृथ्वी और अग्नि दोनों का मिश्रण है, ये बोलते हैं। फिर यदि वो गर्म हो जाए उसको वापस ठंडे करने में डाले तो अग्नि चली जाएगी, तब वापस वो सोना यानी वापस वो पृथ्वी का हो जाएगा, किंतु तब उसमें से जीव नहीं रहेगा, वो अचित पृथ्वी का कहलाएगा। हाँ, प्रश्न पूछ लीजिए दो जन, उनका जवाब हम काल देंगे। आई बात समझ में? प्रश्न निमिषा बेन। हाँ, दो प्रश्न, हाँ बोलिए, कौन है? संगीता बेन और कांता बेन। हाँ बोलिए संगीता बेन। गुरुजी आप पूछ रहे पूरी कपड़ों को पास देने की मिट्टी है, हाँ कपड़ों के पास देने की मिट्टी को समझ में नहीं आया। नहीं, कपड़ों को साफ करने के अच्छा, पास देने की मिट्टी लिखा हुआ है, कौन सी मिट्टी? पास देने की मिट्टी लिखा हुआ है, कौन सी मिट्टी में? यही सूरी में। तूरी में। तूरी जो है यानी कि फिटकरी। ठीक है। हाँ, तो तूरी जो है ना वो तो पानी जो है, वो पानी पानी जो है उसमें खार जो होता है ना, क्षार पानी, तो उसमें तूरी का फिटकरी भी होता है और पानी को शुद्ध करने में औषध के उपयोग में रहे और वस्त्रों को रंगने में उसका उपयोग होता है। 5 दिन में मतलब वस्त्रों को रंगने में भी उसका उपयोग होता है। वो फिटकरी का पानी करके उसमें रंग डालते हैं तो रंग ज्यादा देर तक टिकता है, इसलिए फिटकरी का पानी का उसमें उपयोग होता है, इसलिए। प्रश्न? प्रणाम गुरुजी। हाँ आपने शीशा के बारे में बोला था कि वो किस कलर का निकलता है और बाद में काला हो जाता है, तो कौन से कलर का निकलता है कि वो काला हो जाता है? वो ब्लू रंग का होता है और यदि हवा में ज्यादा रहे तो वो ब्लैक रंग धारण कर लेता है, यानी शीशु। शीशा जो पेंसिल का लीड वगैरह आता है उसको हाँ, वो ग्रेफाइट जो है वो लीड यानी शीशा का भी एक कन्वर्जन यानी पदार्थ है। उस धातु को बोलते हैं लीड या तो शीशा बोलते हैं। जिस शीशु को गर्म करके, ये धातु को गर्म करके प्रवाही करके
महावीर स्वामी के भव में, यानी आगे महावीर स्वामी ने जिस कान में डाला था और इतना गर्म था, वो शीशा। अच्छा, वही शीशा है हाँ जो पेंसिल में ग्रिप के रूप में आता है। हाँ पेपर पे प्रिंटिंग होती है वो भी हाँ होते हैं ना? हाँ, वो भी होता है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रणाम। ये जो हाँ बोलिए। ये 20 इसमें बुक में 19 ही है, हाँ जो आपने मतलब पृथ्वी काय के वेद में ये पति हमारे रहने इसमें 19 ही दिए है बुक में। सोविन जण लुणाई, उसमें लुणाई रह गया है, यानी नमक, नमक बाकी रहे ना, सोल्ट, 20वां सोल्ट था ना। 20वां सवाल है। हाँ, इसमें सोविरंजन लिखा है, बाद में सोल्ट रह गया ना, नमक, वो 20वां है। ठीक है, तो ये सारे मतलब परीक्षा में मतलब इनको 20 को भी याद रखने हैं? हाँ, उस दिन को 20 को याद रखना है। अभी तो परीक्षा का तो 3 वर्ष बाकी है। नहीं, वो बात वो नहीं है। मुझे फिर बीच बीच में अभी ज्यादा में ज्यादा तो 20 दिन की छुट्टी है, वहाँ पे तो जो है वो कम से कम हमको पता होना चाहिए कि भाई हाँ इतना तो कुछ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बराबर से याद। बहुत बहुत धन्यवाद।